सो हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो 2023 का पेपर सॉल्यूशन होगा। जो 2023 में बोर्ड का पेपर आया था, ये उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023। फिर थोड़ी सी गाइडलाइंस हैं जो आपके पेपर में नॉर्मली सभी में आती है। फर्स्ट आपके क्वेश्चंस आते थे, तो थोड़ा सा इस पेपर में आपको वेरिएशंस मिलेंगे क्योंकि 2023 के बाद में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं हमारी बुक्स में, एनसीईआरटी की बुक्स में। तो जितने चेंजेस हैं वो हम साथ साथ में देखते चलते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू है जो कि हमारे पास है 12। अभी आपके कितने आते हैं? 18 आते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज। मैनेजमेंट की इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंस है? स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप नोटिस करना, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमने पहले वाले वीडियोस में डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो ये वही है कि बोर्ड का एक पैटर्न होता है क्वेश्चन आने का, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने एक बार पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन नहीं आता, ये किसका है? ये ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंस है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन ये भी ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में से है। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये भी उसी चैप्टर में से है। मैनेजमेंट का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है? क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लानिंग इज अ। प्लानिंग कैसी है? कंटिन्यूअस है, मिडिल टर्म है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है। तो प्लानिंग तो तीनों ही टर्म की होती है, शॉर्ट टर्म भी होती है, लॉन्ग टर्म भी होती है, मिडिल टर्म भी होती है। लेकिन जो प्लानिंग की प्रोसेस है वो कैसी है? कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है स्टाफिंग एस्पेक्ट्स आर, कि स्टाफिंग में कितने एस्पेक्ट्स होते हैं? तो हमें पता है स्टाफिंग में 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। अब आपके बुक में कहीं भी मेन पॉइंट्स हाईलाइटेड करके नहीं दिए स्टाफिंग के एस्पेक्ट्स, बहुत ही छोटा सा आपको एक पैराग्राफ मिल जाएगा जिसमें लिखे हुए हैं। तो कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं स्टाफिंग के, ये आपके अगर वेरी शॉर्ट में भी आ गया या फिर लॉन्ग में भी आ सकता है कि आप एक्सप्लेन करो स्टाफिंग के एस्पेक्ट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है रिक्रूटमेंट, फिर आता है सिलेक्शन, फिर आता है ट्रेनिंग। दीज आर द 3 एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग। कौन कौन से है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। नेक्स्ट इज द सेबी वॉज गिवन ए स्टैटरी स्टेटस ऑन। तो जो सेबी को स्टैटरी स्टेटस मिला था वो मिला था 1992 में। ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से हट गया है, ये जो चैप्टर है ये हट गया है, फिर भी फॉर जनरल नॉलेज आ सकता है, इसलिए मैंने इसको लिया है। उसका आंसर है 1992 में। नेक्स्ट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मोटिवेशन प्रोसेस। मोटिवेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि इंसान मोटिवेट कब होना स्टार्ट होता है? सबसे पहले उसको क्या होगी? उसकी कोई नीड पैदा होगी, अनसेटिस्फाइड नीड पैदा होगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? नीड। फिर क्या होती है? ड्राइव, उसको पूरी करने की इच्छाएं जागृत होगी। ठीक है, सॉरी, नीड के बाद में टेंशन क्रिएट होगी, फिर ड्राइव क्रिएट होगी, फिर आप सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड करेंगे और उसके बाद में रिडक्शन ऑफ टेंशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स आर। मार्केटिंग मिक्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं? तो मार्केट मिक्स में आपको पता है 4 एलिमेंट होते हैं। 4 पीस ऑफ मार्केट भी वही है और मार्केट मिक्स के एलिमेंट्स भी वही है। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ओके, आगे चलते हैं। द मोस्ट पॉपुलर इन ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इज। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन में मोस्ट पॉपुलर कौन सा सोर्स है? तो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन होता है जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर आपस में डिस्कशन चल रहे होते हैं। तो उसमें जो सबसे पॉपुलर है वो है गॉसिप नेटवर्क। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ टर्नओवर रेशियो। तो इसमें टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, डेब्टर टर्नओवर रेशियो के अलावा इन्वेंटरी टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर,
आ सकता है, ठीक है। तो वो भी किसके एग्जाम्पल्स होते हैं, टर्नओवर रेशियो के। The next question is the semantic barrier of effective communication is। semantic barrier क्या होते हैं कि सामने वाला तो सही बोल रहा है लेकिन किसी तरह से आपके पास वो वर्ड और सेंटेंस आपने गलत समझ लिए, तो किस वजह से हो सकता है ऐसे, ये हो सकता है टेक्निकल जार्गन्स की वजह से, ये कि कोई नेटवर्क इश्यू हो सकता है या कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण आपके पास में जो मैसेज है वो करप्ट पहुंचा है, ठीक है। Importance of control is it's a continuous process, is plan oriented, facilitate to coordination in action और dynamic activity, ठीक है। तो कंट्रोलिंग के में से जो इंपॉर्टेंस है वो कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, कि कंट्रोलिंग से एक्शन में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन आता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन की यहाँ पे इंपॉर्टेंस बतानी है फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या क्या है इंपॉर्टेंस देखो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन और अनऑर्गेनाइज कस्टमर। तो इसका आंसर होगा अनऑर्गेनाइज कस्टमर, है ना, कि जो कस्टमर अनऑर्गेनाइज है, जिनको नॉलेज नहीं है, उनको ऑर्गेनाइज करता है, उनको नॉलेज प्रोवाइड करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉडर्न टेक्निक ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल इज। मैनेजरियल कंट्रोल की जो मॉडर्न टेक्निक्स है उसमें से जो सबसे मॉडर्न टेक्निक है वो होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कि अगर आपका मैनेजरियल कंट्रोल सही जा रहा है तो आप कैसे देखोगे कि आपने जो पैसा लगाया उसका जो रिटर्न है वो बहुत अच्छा खासा आ रहा है, तो वो मॉडर्न टेक्निक ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल होता है। नेक्स्ट देखिए फिलअप है यहाँ पे, डैश इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग कहाँ पे होती है ये हम सबको पता है, डिसीजन लेने का काम केवल एक ही फंक्शन में होता है, वो क्या होता है, प्लानिंग। सारी पॉलिसी फॉर्मेशन, डिसीजन मेकिंग, फॉरकास्टिंग सब किसमें होती है, प्लानिंग में। इन सिलेक्शन प्रोसेस चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस का क्या मेन एम होता है, क्या चूज करना होता है, बेस्ट कैंडिडेट चूज करना होता है, ठीक है। अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको हम नहीं कर रहे हैं, ये वाला चैप्टर जो है आपके सिलेबस से हट चुका है। डायरेक्टिंग डैश एम्प्लॉयज, डायरेक्टिंग में एम्प्लॉयज को क्या करा जाता है, सुपरविजन, मोटिवेशन। आपके दिमाग में बहुत सारे आ सकते हैं लेकिन सुपरविजन और मोटिवेशन ये सब किसके एक्सपेक्ट है, डायरेक्टिंग के तो है, तो आप सीधा का सीधा क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट। डायरेक्टिंग एम्प्लॉयज को क्या करता है, डायरेक्ट करता है, ठीक है। Department of Consumer Affairs (GOI) has been undertaking dash campaign for generating awareness among consumers। जो गवर्नमेंट एक कैंपेन चला रही है कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए, वो कैंपेन का क्या नाम है, उसका नाम है जागो ग्राहक जागो, जो आपने सभी ने सुना हुआ होगा, जिसके थ्रू वो हमें बहुत सारी चीजों के लिए अवेयर कर रही होती है। वेट अ मिनट, डैश फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम किसका फ्लो होता है, अथॉरिटी। ठीक है, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो होती है बॉटम टू टॉप, ठीक है। अब यहां से हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे, तो क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चंस प्लीज प्लस आंसर्स मैंने आपके लिए एक पीडीएफ बनाई हुई है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो पहला वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव एक्टिविटी हाउ। मैनेजमेंट को ऑल परवेसिव कहा जाता है, व्हाई। तो देखो मैनेजमेंट हर जगह होता है, मैनेजमेंट हर लेवल पे होता है। मैनेजमेंट जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लोअर, हायर और मिडिल तीनों ही अथॉरिटी यूज करती है, इसलिए मैनेजमेंट को क्या बोला जाता है,
all pervasive. Management is considered all pervasive because it is a fundamental function required in all type of organization. किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिटेबल हो, मैनेजमेंट हर जगह जरूरी होता है. एट ऑल लेवल एंड ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटी, सभी एक्टिविटीज में, सभी लेवल्स में मैनेजमेंट नीडेड है. Sorry, to achieve goals effectively or efficiently. Next question is mention the meaning of differential piece weight system. यहाँ पे पूरा नहीं लिखा हुआ, differential piece weight system. क्या होता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम? डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में कहा जाता है कि आप जो आदमी जितना बेटर वर्क कर रहा है, जितना ज्यादा वर्क कर रहा है, उसको उसी के अकॉर्डिंग वेजेस देनी चाहिए. जो आदमी ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा वेजेस मिलनी चाहिए, जो कम कर रहा है उसकी वेजेस को उतना ही कम रखना चाहिए, जिससे कि ज्यादा काम करने वाले मोटिवेटेड रहे. तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखेंगे, द डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम अ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेडरिक विल्सन टेलर. अब आप ये लिखते हैं तो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ सकता है कि आपको ये भी पता है कि ये जो टेक्निक है वो किसने दी थी. इट इज अ वेजेस पेमेंट मेथड. वर्कर्स रिसीव्ड हाई पीस मतलब हाई सैलरी रेट डूइंग द जॉब इन टास्क ऑन टाइम एंड लोअर पीस रेट फॉर टेकिंग लॉन्गर देन टास्क टाइम. ठीक है, कि कम सैलरी मिलेगी आपको, कम वेजेस मिलेंगे अगर आपने ज्यादा समय लिया और कम समय में काम कर दिया तो आपको सैलरी जो है वो ज्यादा मिलेगी. नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसीजर और इन प्लानिंग. प्लानिंग का एक टाइप है प्रोसीजर. तो प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? प्रोसीजर का मतलब होता है एक मेथड जिसमें आपको सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग द वर्क दिया हुआ हो, जिसमें आपको साइमल्टेनियसली स्टेप बाय स्टेप दिया हो कि आपको ये काम इसी से स्टेप में करना है, तो वो प्रोसीजर होता है. प्रोसीजर आर रूटीन स्टेप टू हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटीज. में ये बताया जाता है कि आप किसी एक्टिविटी को कैसे करेंगे. द डिटेल द एग्जैक्ट मैनर इन विच एनी वर्क इज टू बी परफॉर्म दे आर स्पेसिफाइड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल मतलब सीक्वेंस वाइज बताया होता है उसमें आपको कि किसी काम को किस सीक्वेंस में करना है. नेक्स्ट इज इन योर ओपिनियन वेयर द डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज सुटेबल. अब आप मुझे बताइए, दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, फंक्शनल और डिविजनल. तो यहाँ पे पूछा है फंक्शनल डिविजनल स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे सुटेबल है. तो डिविजनल स्ट्रक्चर वहां सुटेबल है जहाँ पे बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, जहाँ पे बहुत बड़ी वास्ट प्रोडक्ट रेंज हो. ठीक है, तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज मोर सुटेबल फॉर लार्ज डाइवर्सिफाइड कंपनी. डाइवर्सिफाई मतलब जो बहुत अलग अलग तरह के काम कर रही है. ऑपरेटिंग मल्टीपल मार्केट विद अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, जो बहुत ही वाइड रेंज अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स पे काम करती है, वहां पे डिविजनल स्ट्रक्चर सुटेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज डिवीजन होता है, ना कि फंक्शनल वाइज. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इंटेलिजेंस टेस्ट इन सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय. इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है? इंटेलिजेंस एक सीरीज ऑफ टेस्ट टास्क होता है जिससे हम क्या मेजर करते हैं, किसी भी इंसान की कैपेसिटी, लर्निंग एंड डील विद एनी सिचुएशन. ठीक है, कि एक इंसान की लर्निंग कितनी है, वो किसी सिचुएशन में कैसे काम करता है, इमोशंस, एब्स्ट्रैक्शंस, ये अगर आप मेजर कर रहे हो तो वो किसमें आता है? इंटेलिजेंट टेस्ट में. सेकंड है, नेक्स्ट है मोटिवेशन रिड्यूस गोल डायरेक्शन बिहेवियर. ठीक है, गिव एन एग्जांपल. अ स्टूडेंट स्टडिंग हार्ड टू अचीव. अब देखो इसमें एग्जांपल लेना था तो आप अपने तरफ से कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं. ठीक है, इसमें रिड्यूस नहीं आएगा, प्रोड्यूस होता है ये मोटिवेशन से गोल डायरेक्शन बिहेवियर प्रोड्यूस होता है. तो यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया हुआ है कि एक इंसान को अच्छी परसेंटेज लेके आनी है, तो वो अच्छी परसेंटेज से मोटिवेट होकर वो क्या करेगा? वो अच्छी पढ़ाई करेगा, तभी तो अच्छी परसेंटेज आएगी. तो मोटिवेशन से वो अपना गोल डायरेक्शन, तो वो उसका गोल डिसाइड होगा और वो उसी की तरफ काम करेगा अगर वो मोटिवेटेड है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप अपनी तरफ से इसमें कोई और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं. राइट द मीनिंग ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फंक्शनल स्ट्रक्चर का मीनिंग पूछा है, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ form of business organization made up of several departments based on the specific skills areas of expertise. ये डिपार्टमेंट होते हैं जिसको several departments जो किसके बेस पे बनाए गए हैं? specified skills and areas of expertise, की हर इंसान की स्किल और एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंगली उसको एक डिपार्टमेंट दे दिया जाता है. नेक्स्ट इज
मेंशन द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर अवेयरनेस क्या होता है? कंज्यूमर अवेयरनेस मीन्स बीइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट योर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंज्यूमर अवेयरनेस का मतलब क्या होता है कि आपको इन्फॉर्म करना, आपको इन्फॉर्मेशन देना, आपको एजुकेट करना, किसके लिए? अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। इनेबलिंग यू टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइस एंड प्रोटेक्शन यू योरसेल्फ फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिसेस। और आपको ये बताया जाता है कि आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इन योर ओपिनियन राइट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी इंपॉर्टेंस लिख सकता है। यहाँ पे मैंने एक लिया है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। कैसे कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है कि आपकी जो स्किल्स है उसके अकॉर्डिंगली आपको किसी डिपार्टमेंट में रखा जाता है। ठीक है, आप उस डिपार्टमेंट में काम करते 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 उसमें आपकी एक्सपर्टाइज बन जाती है, आप उस काम को करने में एक्सपर्टीज आ जाती है आपके पास में। ठीक है, तो ये किसका एक एडवांटेज है, इंपॉर्टेंस हो गया ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है, हाउ डज एडवर्टाइजमेंट अंडरमाइन द सोशल वैल्यूज। एडवर्टाइजमेंट से सोशल वैल्यू अंडरमाइंस कैसे हो रही है? तो देखो बेटा, एडवर्टाइजमेंट में बताई जाने वाली हर बात सच हो ये जरूरी नहीं है। एडवर्टाइजमेंट में आपको कई बार फॉल्स प्रेजेंटेशंस दी जाती है, आपके इमोशंस के साथ खेला जाता है, आपको गलत आपको बाइंग मोटिवेट करने के लिए बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, इसलिए वो सोशल वैल्यू को अंडरमाइंस करते हैं। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि कई बार इसमें ऐसी चीजों को प्रमोट किया जाता है जो सही नहीं है। जैसे कई एडवर्टाइजमेंट में अल्कोहल और स्मोक को बहुत ब्रेवरी वाला काम बताया जाता है, जो कि एक सोसाइटी के लिए हजार्डियस है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। ठीक है, द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन आर एज फॉलो। फर्स्ट है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, कि अगर आप किसी प्रोफेशन में जाते हैं तो आपने एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज ली है, एक वेल डिफाइंड कॉलेज में आप गए हो, वहां पे एक स्पेसिफाइड स्टडी करी है जिसके लिए आप प्रोफेशनल एक्सपर्टीज आप में आई है। ऑल टाइप ऑफ प्रोफेशन आर बेस्ड ऑन द वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज विच कैन बी ऑब्टेन थ्रू इंस्ट्रक्शन रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। सेकंड है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, मतलब हर कोई प्रोफेशन में नहीं जा सकता, जिसने उस प्रोफेशन के लिए नॉलेज ली है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज से वही प्रोफेशन में जा सकता है। एंट्री टू बी प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन थ्रू अक्वायरिंग अ एजुकेशनल डिग्री, कि इसके लिए आपको एक डिग्री की नीड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वर्क मेथड स्टडी। वर्क मेथड स्टडी क्या होता है? तो हमें बेसिकली मेथड स्टडी के बारे में पूछा है। मेथड स्टडी क्या होती है? मेथड स्टडी होती है कि हम जहां पे आप किसी काम के करने के वेरियस मेथड्स को देखो और उसमें से उस मेथड को चूज करो जो कि सबसे बेस्ट हो, जिसमें सबसे इफेक्टिवली, सबसे कम रिसोर्सेज में और सबसे कम टाइम में काम हो रहा हो। ठीक है, तो मेथड स्टडी मीन्स टू डेवलप बेस्ट मेथड ऑफ वर्क। इट मेन एम टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी इन द यूजेस ऑफ मटेरियल, मशीनरी एंड मैन पावर। ठीक है, ऐसा मेथड यूज करो जिससे कि एफिशिएंटली यूज हो क्या क्या, मैन, मटेरियल, मशीनरी। ठीक है, एंड कैपिटल बाय इंप्रूविंग वर्किंग मेथड। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आपको सारे क्वेश्चन देख के अभी थोड़ा सा इजी लग रहा होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमने बहुत बार इसी जो सीरीज आई थी हमारे मिशन 100 की, वो सारे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हुए। इसमें से अभी तक एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इसमें अलग से आ गया हो। ठीक है, राइट द लेवल ऑफ पैकेजिंग। तो हमें पता है कि हमारे पास देयर आर 3 लेवल ऑफ पैकेजिंग, लेकिन यहाँ पे 2 लेवल ही डिस्कस करने को बोला था, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, और थर्ड क्या होता है? टर्शरी। दिस इज द इमीडिएट कंटेनर दैट डायरेक्टली होल्ड द प्रोडक्ट। प्राइमरी पैकेजिंग वो होती है जिसमें प्रोडक्ट एक्चुअली रखा हुआ होता है। ठीक है, एंड इट इज द कंज्यूमर and it is what the consumer see and interact with the point of purchase such as toothpaste tube in a or cereal box। मतलब कि उसमें से कंज्यूमर को बेनिफिट होता है, मतलब यूज करने के लिए, जैसे कि टूथपेस्ट की ट्यूब, तो उससे बहुत इजीली आप टूथपेस्ट निकाल सकते हो, या फिर सीरियल बॉक्स। ठीक है, सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होती है? It is a packaging provide additional protection and branding often containing multiple units of the primary packaging।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सारी तो इंफॉर्मेशन लिखी होती है सेकेंडरी पैकेजिंग में, और जो प्राइमरी पैकेजिंग होती है वो सेकेंडरी पैकेजिंग में रखी हुई होती है। कई बार सेकेंडरी पैकेजिंग में प्राइमरी पैकेजिंग बहुत ज्यादा उसमें रखी हुई होती है। जैसे कि आप पार्ले जी बिस्किट देखेंगे तो वो प्राइमरी पैकेजिंग क्या होगी, जो उसका एक बिस्किट का रैपर आता है। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होगी, जो एक बड़ा बिस्किट आता है जिसमें बहुत सारे बिस्किट आते हैं, वो उसकी सेकेंडरी पैकेजिंग है। अब ये किस तरह की होती है, लाइक अ कार्डबोर्ड बॉक्स होल्डिंग सेवरल सीरियल बॉक्सेस और ब्रांडेड स्लीव अराउंड द पैकेज ऑफ पेपर टॉवल। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द नेशनल कमीशन इन ब्रीफ। नेशनल कमीशन क्या होता है, तो बेटा देखो, दे आर 3 रेड्रेसल एजेंसीज जो हमारे कंज्यूमर जो कंप्लेंट्स है उसमें हम जाकर बता सकते हैं। फर्स्ट है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फोरम, सेकंड है स्टेट कमीशन, और थर्ड है नेशनल कमीशन। तो यहाँ पे नेशनल कमीशन के बारे में पूछा है। इट इज सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। द प्रोविजन एक्ट आर इट कंसिस्ट ऑफ ए प्रेसिडेंट, किस किस से बनता है, इसमें एक प्रेसिडेंट होगा और 4 मेंबर्स होंगे। कौन कौन उसको अपॉइंट करेगी, उसको अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और अब इसमें से एक फीमेल का होना क्या होगा, कंपल्सरी। ऑल कंप्लेंट्स आर pretending goods and services of value more than 1 करोड़ कैन बी, अब यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 10 करोड़, क्योंकि ये चेंज हो गया है। कैन बी फिल्ड विद द नेशनल कमीशन। इस 10 करोड़ से अब सारी जो कंप्लेंट्स होंगी वो कहाँ जाएगी, नेशनल कमीशन में। On receiving the complaint, the National Commission can also refer it to be opposite party and send goods for testing। अगर इसके पास में कंप्लेंट आती है तो वो गुड्स को टेस्टिंग के लिए फर्दर भेज सकती है। एक और कंप्लेंट आ सकती है इसमें कि जो स्टेट कमीशन से सही नहीं है, स्टेट कमीशन पे जो सुनवाई हुई थी, जो रिजल्ट आया तो उससे कुछ नहीं है, तो वो अपनी कंप्लेंट नेशनल कमीशन में दे सकता है। लास्ट है द नेशनल कमीशन हैज पावर टू इशू ऑर्डर फॉर रिप्लेसमेंट, रिमूवल, द पे, द कंपनसेशन। क्या क्या वो कर सकता है, ऑर्डर इशू कर सकता है, या तो प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दो, या फिर उसमें जो प्रॉब्लम है उसको रिमूव करो, या तो कंपनसेशन पे करो। ये 3 वो ऑर्डर दे सकता है। अगर यहां से भी कोई इंसान खुश नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी कंप्लेंट डाल सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन अंडर द फाइनेंशियल डिसीजन। तो यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन बताना है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिफर्स टू द डिसीजन दैट इन्वॉल्व्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज ऑफ द फर्म टू गेन हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन वो डिसीजन होते हैं जिसमें हम एक अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्यों, ताकि हमें हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न उससे मिल सके। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज कैटेगराइज्ड एज लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब जो लॉन्ग टर्म होते हैं उनको कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कहते हैं, और जो शॉर्ट टर्म होता है उनको वर्किंग कैपिटल डिसीजन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्लियर है वाला आंसर। आगे चलते हैं। यहां आपको डिफरेंस बताना है डेलीगेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन में। देखो, नेचर डेलीगेशन इज इंडिविजुअली, इट इन्वॉल्व 2 पर्सन सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। डेलीगेशन में क्या होता है, इंडिविजुअल किसी भी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का ट्रांसफर हो रहा होता है। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन इज अ टोटलिस्टिक इन नेचर, इट इन्वॉल्व डेलीगेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लेकिन डिसेंट्रलाइज टोटलिस्टिक इन नेचर होता है कि पूरी ही ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन है या डिसेंट्रलाइजेशन, और इसका फ्लो कहां से होता है, टॉप टू बॉटम। कंट्रोल किसके पास में रहता है, सुपीरियर के पास में रहता है यहाँ पे हमेशा कंट्रोल। और यहाँ पे कि अगर आप सेंट्रलाइज है तो यहाँ पे मिनिमम कंट्रोल रखा जाएगा। इट इज सिस्टम टू टॉप मैनेजमेंट एक्सरसाइज मिनिमम कंट्रोल। ठीक है, वो अपना जो कंट्रोल है वो किसको दे देते हैं, अपने से लोअर अथॉरिटी को। स्कोप ऑफ पार्टीज, इट हैज नैरो स्कोप एज इट रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब कि जरूरी नहीं है हर एक इंसान को, अगर एक इंसान को अथॉरिटी दे दी तो उसके स्केल में सभी इंसान को मिले, तो यहाँ पे एक पर्सन टू दूसरे पर्सन में डिफर कर सकता है। It take place when delegation is made to all the employees। अगर डेलीगेशन सभी पे लागू हो रहा है एक तरह से तो वो उसको क्या बोलेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। पर्पस क्यों करा जाता है, इसमें लेसर बर्डन ऑन सुपीरियर, सुपीरियर अपना बर्डन कम करने के लिए कर सकता है। और यहाँ पे कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देना है, एटोनॉमी करनी है, फ्रीडम ऑफ एक्शन देना है एक लोअर लेवल। ठीक है,
The next question is, as a manager, explain the first two step of controlling process. ठीक है, कंट्रोलिंग प्रोसेस के फर्स्ट टू स्टेप फॉलो करने बताने हैं. तो पहला जो स्टेप है वो क्या है? एज अ मैनेजर, फर्स्ट टू स्टेप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस आर सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. फर्स्ट है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. इसमें हम क्या करते हैं? is to establish clear goals and objective and then the measuring actual performance to the track progress, identify the deviation, setting performance standards. ठीक है, तो पहले आपने बता दिया, पहले आपने पैराग्राफ में लिखा, ऑलमोस्ट सारे पैराग्राफ के सारे ही स्टेप्स के बारे में बात कर ली. इससे एग्जामिनर को क्या होगा कि हाँ नहीं इसको सारे स्टेप आते हैं, इसका थोड़ा सा आपका इंप्रेशन बढ़ जाएगा. इसके बाद आंसर लिखना स्टार्ट किया. द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस इज सेटिंग अप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. सेटिंग अप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या होता है कि आप एक गोल सेट कर लेते हो कि हम इस गोल के अकॉर्डिंगली काम करेंगे, हम जिस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली काम करेंगे और उस स्टैंडर्ड को आप एक गोल मान के चलते हो और हमेशा उस काम को उसके कंपेयर करके चेक करते रहते हैं. नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. आप क्या करते हैं सेकेंडली कि जब आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर रहा है उसके साथ में आप किसको मेजर करोगे? जो एक्चुअली हुआ है. अब जो एक्चुअली हुआ है और स्टैंडर्ड सेट हुआ है उनको कंपेयर करोगे और उसमें से क्या निकालेंगे? आप डेविएशन निकालेंगे. Once performance standards are set, the next step is to measure the actual performance. Performance should be measured in an objective and reliable manner. There are several techniques for measurement of performance. This include personal observation, sample checking, performance report, etc. ठीक है, let's go further. अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि आपको दो नेटवर्क्स को बताना है, व्हील और सर्कुलर, लेकिन इस डायग्राम के थ्रू आप सभी को समझ लेंगे. सबसे पहले होता है सिंगल चेन. सिंगल चेन में इट फ्लो फ्रॉम एवरी सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट. ये जो कम्युनिकेशन चेन है यहाँ पे कम्युनिकेशन टॉप टू बॉटम फ्लो होता है, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट. फिर आता है व्हील. इट फ्लो थ्रू वन सेंट्रल पर्सन टू सुपीरियर. ठीक है, यहाँ पे एक सेंट्रल पर्सन होगा और वो सारे सुपीरियर को इंस्ट्रक्शंस देगा. ठीक है, और ये सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शन देंगे. उसके बाद में सर्कुलर. एक मूव इन ए सर्कल, ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विद हिज एडजॉइनिंग. एक सर्कल भी चलता है और एक पर्सन अपने ज्वाइनिंग जो भी लोग हैं उनसे बात कर सकता है, जैसे कि ए बी और ई से बात कर सकता है, बी ए और सी से बात कर सकता है, सी बी और डी से बात कर सकता है. ठीक है. फ्री फ्लो. इट इज अ नेटवर्क, ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर. अब यहाँ पे देखो, जहां पे एफ की लाइन जा रही है, अब सी की लाइन डी पे भी जा रही है, बी पे भी जा रही है, ए पे भी जा रही है और ई पे भी जा रही है. फ्री फ्लो मतलब आप एक ग्रुप में किसी से बात कर सकते हैं. नेक्स्ट है इन्वर्टेड वी. इट इज अ नेटवर्क ऑफ सबऑर्डिनेट इज अलाउड टू कम्युनिकेट विद हिज इमीडिएट सुपीरियर एज वेल एज सुपीरियर सुपीरियर. यहाँ पे एक सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर से बात कर सकता है और सुपीरियर के भी सुपीरियर से बात कर सकता है. मतलब एक सबऑर्डिनेट है ए, ये बी और सी इसके सुपीरियर है तो आप इनसे बात कर सकते हो, और ए इन सबका सुपीरियर है तो आप इनसे भी बात कर सकते हो. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग राइट ऑफ कंज्यूमर. कौन कौन से राइट हमें बताने हैं? राइट टू बी अश्योर्ड और राइट टू बी हर्ड. तो राइट टू बी अश्योर्ड क्या कहता है? राइट टू बी अश्योर्ड और राइट टू बी चूज इज वेयर द कंज्यूमर शुड हैव टू राइट टू चूज फ्रॉम वैरायटी ऑफ गुड्स एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस. अब राइट टू बी अश्योर्ड और राइट टू चूज सेम ही है. ये क्या बताता है कि आपके पास में बहुत सारी चॉइसेस है और आपका राइट है कि आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंगली, आप अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंगली, इच्छा के अनुसार आप प्रोडक्ट को चूज कर सकते हो. कोई भी आपको जबरदस्ती कोई सामान बेच नहीं सकता है. नेक्स्ट है राइट टू बी हर्ड. It means to consumer will get due attention to express their grievance for suitable forum. Right to be heard का मतलब होता है कि कंज्यूमर को अगर कोई प्रॉब्लम आई है, कोई परेशानी आई है, तो उसके पास एक सूटेबल ग्रीवियंसेस होने चाहिए जिसमें वो अपनी कंप्लेन बता सके, अपने लिए एक रेड्रेसल लेकर आ सके, कंपनसेशन ले सके. The next question is, इन योर ओपिनियन मेंशन द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी. एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? बेटा देखो, ये वेरी शॉर्ट में आने वाला क्वेश्चन है, जो कि शॉर्ट में आया है. अगर आपको ऐसा कभी क्वेश्चन मिले कि बिल्कुल ही 2 लाइन का आंसर है लेकिन ये शॉर्ट में आ गया, तो आप देख लेना वहां पे आपसे क्वालिटी ऑफ वर्क चाह रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ वर्क नहीं चाह रहे. तो वहां पे आपको सबसे अच्छी लैंग्वेज में आंसर लिखना है. एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आर 2 टर्म्स दैट आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन मैनेजमेंट. ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करने के लिए हमने ये लाइन ऐड कर ली. Efficiency refer to the act of performing activity with minimum wastage on time.
ठीक है, ऑप्टिमम यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, तो एफिशिएंसी का मतलब होता है मिनिमम टाइम को भी कम वेस्ट करे और रिसोर्सेज का भी पूरा यूज करे, सो दैट वर्क डन फास्टर एंड एरर्स फ्री मैनर, जिससे क्या होगा, वर्क फास्टर भी होगा और एरर फ्री भी होगा। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन, इसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमने ऑलरेडी चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सारे ही डिस्कस करे हुए हैं। ठीक है, राइट टू बेनिफिट्स ऑफ पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग के क्या क्या बेनिफिट है, तो फर्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप किसी भी इंसान के अकॉर्डिंगली, उनके नीड के अकॉर्डिंगली अपना सेलिंग स्किल्स दिखा सकते हो। Personal selling is flexible as the salesperson can change the presentation of the product according to the needs of the consumer। इसमें प्रेजेंटेशन चेंज कर सकता है, कंज्यूमर को जिस तरह की नीड है उस तरह से उसको प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, डायरेक्ट फीडबैक, पर्सनल सेलिंग में डायरेक्ट फीडबैक आता है, अगर इंसान को प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो भी आप डायरेक्टली समझ सकते हो, उसका फेस एक्सप्रेशन देखकर, नहीं पसंद आ रहा है तो भी आपको उसी टाइम पता चल जाता है। As there is direct face-to-face contact between salesperson and consumers, in personal selling, direct immediate feedback given by customer। तो यहाँ पे जो feedback मिलता है वो आपको immediate feedback मिलता है। अब हमने हमारे इस लास्ट 3 years के मॉडल पेपर सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, फिलअप्स, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग, सब कुछ इस सीरीज में डिस्कस कर लिया है। इसके बाद मुझे नहीं लगता आपको बीएसटी में किसी भी तरह की कोई कॉन्सेप्चुअल वाइज प्रॉब्लम आएगी। आई होप आप सभी के 100 आउट ऑफ 100 नंबर आएंगे, और बिल्कुल आपने इतनी मेहनत करी है तो आने भी चाहिए। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और आपका पेपर कैसा भी गया आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। थैंक यू सो मच।